अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की ही तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरबी की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक बुआई तकनीक पर जानकारी। देशी दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार कर बढ़ाएं दूध उत्पादन। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है वो इस समय अरबी की खेती करके अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जब आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, वैसे तो अरबी की खेती दो सीजन में, दो मौसम में होती है, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन। ग्रीष्मकालीन अगर अरबी की खेती करते हैं तो उसे फरवरी माह में लगाते हैं, और अगर वर्षाकालीन लगाते हैं अरबी तो उसे जून माह में लगाते हैं। सबसे पहले ये देखना होगा कि आपके पास सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है कि नहीं। अगर सिंचाई की पक्की व्यवस्था आपके पास नहीं है तो आप ग्रीष्मकालीन यानी फरवरी में अरबी नहीं लगाइए, क्योंकि इसमें सिंचाई की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उस समय गर्मी पड़ती है, इसलिए सिंचाई की बारंबार आवश्यकता पड़ती है। करीब 5 से 7 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। अरबी से ज्यादा पैदावार लेने में भूमि की तैयारी की एक विशेष भूमिका रहती है। यदि हमारे किसान भाई ठीक तरह से खेत को तैयार नहीं करते हैं तो बीज का अंकुरण सही तरह से नहीं हो पाता है। इसके चलते उपज में भारी गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए अरबी की खेती के लिए भूमि चयन से लेकर प्रजातियों के चुनाव तक किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, आइए जानते हैं। उसके बाद अब आते हैं कि खेत कैसी होनी चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो भाई जो भी कंदमूल की फसलें हैं उसके लिए हल्की मिट्टी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी है। उसके बाद में आप खेत की तैयारी पे आते हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी, एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से करीब 20 से 25 सेंटीमीटर की गहराई तक जुताई करते हैं। उसके बाद कल्टीवेटर से 2 बार या देसी हल से 2 बार जुताई करके पाटा दे देते हैं। किसान भाइयों, बीज की बुआई करने मात्र से ही हमें अच्छी उपज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें फसल की अच्छी वृद्धि और विकास के लिए फसल में संतुलित पोषक तत्वों को देना होगा। किसान भैया ध्यान रखें कि अंतिम जुताई के समय ही करीब 10 से 15 टन कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद उसमें अच्छी तरह मिला दें, और जो उर्वरक की संपूर्ण मात्रा है उसका अंतिम जुताई के समय ही आप फास्फोरस की पूरी मात्रा और 1/3 नाइट्रोजन, नेत्रजन तथा पोटास की मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें। उसके लिए आपको करीब 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 60 किलोग्राम यूरिया और 45 किलोग्राम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद किसान भाई आप आइए कि कौन सी इसकी उन्नत किस्में हैं। तो बिहार के लिए अनुशंसित उन्नत किस्में राजेंद्र RB1, मुक्ता केसी और
सहस्त्रमुखी है। अब इसकी 1 हेक्टेयर के लिए करीब 13 से 16 क्विंटल कंद की आवश्यकता पड़ती है। जो किसान भाई अरबी की बुआई करना चाहते हैं, उन्हें पौधों की उचित संख्या के लिए बीजों की बुआई एक निश्चित दूरी पर करनी चाहिए, जिससे फसल की बढ़वार हो और दूसरी ओर कीटों का प्रकोप न हो। किसान भाइयों, इसके लिए हम इसकी जो दूरी होती है पंक्ति से पंक्ति 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर रखते हैं। रोपाई की विधि ये है कि आप जो खेत समतल तैयार कर लिए हैं उसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पे एक गहरी नाली बनाते हैं, करीब 8 से 12 सेंटीमीटर गहरी, और उसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी पे कंद रख के मिट्टी से ढक देते हैं। इसके बाद किसान भाई आप देखिए कि आपके खेत में नमी है कि नहीं। अगर नमी नहीं है तो तुरंत एक हल्की सिंचाई कर दें, और इसके बाद में आपको एक मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मल्चिंग नहीं करेंगे तो खेत की नमी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और जल्दी जल्दी इरिगेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए आप मल्चिंग सूखी पुआल से या किसी भी तरह की सूखी पत्ती से खेत को ढक दें। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको नमी खेत में बरकरार रहेगी बहुत ज़्यादा समय तक, अंकुरन समय पर होगा, शीघ्र होगा और खरपतवारों का भी प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। इसके बाद में आप किसान भाई निकाई गुड़ाई पे आते हैं। तो किसान भाई हम अगर आपको अच्छी फसल लेना है, अच्छा फसल लेना है, अच्छी उपज लेना है, तो सबसे पहले इसमें निकाई गुड़ाई करना नितांत आवश्यक है। इसके लिए 2 से 3 बार निकाई गुड़ाई करना पड़ेगा। सबसे पहले अंकुरन के करीब 10 दिन के बाद पहली निकाई गुड़ाई करते हैं, और उसी समय निकाई गुड़ाई के बाद जो मेरा 2/3 है उसमें से 1/3 नाइट्रोजन और पोटास को अच्छी तरह मिट्टी में मिला देते हैं। उसके बाद में दूसरा निकाई गुड़ाई का समय करीब 45 से 50 दिन का है। उस समय भी निकाई गुड़ाई करके जो 1/3 मेरा बचता है नाइट्रोजन और पोटास, उसको मिट्टी में अच्छी तरह मिला के पौधों पर मिट्टी चढ़ा देते हैं। इस तरह से आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। कार्यक्रम में आगे भी आपको देंगे बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। देशी दुधारू पशुओं का नस्ल सुधार कर बढ़ाए दूध उत्पादन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है, और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों के लिए खेती के बाद पशुपालन दूसरा बड़ा व्यवसाय है, और आज के समय में तेजी से पशुपालक विदेशी नस्लों की गाय का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण पशुपालकों को इन विदेशी नस्लों को पालना कठिन और खर्चीला होता जा रहा है। इसीलिए ये जरूरी है कि देशी नस्लों को सुधार कर उनका पालन किया जाए, जिससे कि देश का दूध उत्पादन स्थिर बना रहे। तो आइए ये कैसे संभव है, जानते हैं डॉक्टर AK श्रीवास्तव से। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम हो रहा है कि जब सर्दी को नहीं होना चाहिए तो सर्दी हो जा रही है, एकाएक टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, एकाएक टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। इन सब के वजह से ये हमारे वैज्ञानिकों ने इसको कैलकुलेट किया है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो लगभग 2% मिल्क प्रोडक्शन कम होगा। 140-144 मिलियन टन दूध पैदा करके हम लोग विश्व में नंबर 1 पर हैं, और आने वाले समय में भी हम आगे रहेंगे, नंबर 1 पे ही रहेंगे। उसका कारण ये है कि हमारी जो देसी नस्ल की गायें हैं, जो हमारे इंडिजिनस ब्रीड्स हम कहते हैं, इंडिजिनस एनिमल हैं, वो क्लाइमेट चेंज से काफ़ी रेजिलिएंट है, या हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम
अपनी देसी नस्ल की गायों का बढ़ावा दें, उनमें सुधार करें, ताकि आने वाले समय में हमारे पास दुग्ध उत्पादन में कोई कमी न रहे। एनडीआरआई की रिसर्च टीम में फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायो के साथ साथ अन्य कई विशेषज्ञों की टीम ने अध्ययन किया था। ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। सबसे पहले ये चिंतित करने की जरूरत है कि ग्रीन हाउस के स्रोत कौन से हैं, किस स्रोत से कौन सी गैस ज्यादा निकलती है। विदेशी वैज्ञानिकों ने देसी गाय को सबसे ज्यादा मीथेन पैदा करने वाला पशु बताया था, लेकिन एनडीआरआई ने 5 सालों की गहन रिसर्च से ये साबित किया है कि देसी नस्ल के मुकाबले क्रॉस ब्रीड की गाय ज्यादा मीथेन पैदा करती है। अगर हम अपने देसी नस्ल को और जो क्रॉस ब्रीड हैं या जो हमारी विदेशी नस्ल की गायें हैं और भैंसें हैं, उनमें हम कंपेयर करें तो जो मीथेन गैस बनता है उनके र्यूमन में, गाय भैंस के र्यूमन में जब हम कोई चारा देते हैं तो एक गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है, जिसको हम एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए कहते हैं। उसके 2 नुकसान हैं कि वो मीथेन गैस एक तो जो हमारी फीड फॉडर की एनर्जी है वो गैस में बना देता है, तो जिससे दूध पैदा करने में हेल्प नहीं होती, और दूसरा है कि उस मीथेन गैस को जब इन्वायरमेंट में जानवर छोड़ते हैं तो उससे और टेम्परेचर बढ़ता है, उससे तापमान बढ़ता है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है मीथेन गैस, और जो दूध बनना चाहिए वो एनर्जी मीथेन गैस बनाने में ख़राब होती है, तो ये भी एक नुकसान है। तो हम कर रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन क्रॉस ब्रेड, इंडिजिनस एंड बफलो। तो मैं बताऊं कि जो हमारी देसी नस्ल के जानवर हैं, हमारी जो देसी गायें हैं, उनमें एंट्रिक फर्मेंटेशन के जरिए सबसे कम मीथेन बनता है, उसके बाद बफलो में बनता है, और जो हमारी क्रॉस ब्रेड की या संकर नस्ल की जो गायें हैं उनमें सबसे ज़्यादा मीथेन बनता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है हमारी विदेशी नस्ल की गायें या क्रॉस ब्रेड कर रही हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी बढ़वार हेतु बकरियों की देखरेख और प्रबंधन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य झारखंड में बकरी पालन व्यवसाय मुख्य रूप से किया जाता है। तो जो किसान बकरी पालन करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने बकरी पालन कर रखा है, वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ लेने हेतु किस प्रकार से करें बकरी के लिए उचित आवास प्रबंधन और देखभाल, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर महेश दत्त। सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप बकरी पालन में अधिक लाभ कमाना चाहते हैं तो बकरी के लिए जो स्थान है, यानी जहाँ पे आपको बकरी रखनी है, वो स्थान थोड़ा सा सामान्य जो लेवल है ज़मीन का उससे थोड़ा सा ऊपर हो। साथ ही ये ध्यान रहे कि उसमें पानी न रुकता हो। बकरी के लिए अधिक नमी का होना बहुत ही नुकसानदायक है। बकरी एक ऐसा पशु है जो सूखे को पसंद करती है। बकरियों के लिए जो बाड़े हैं वो बिल्कुल नाप कर बनाएं। प्रत्येक जो बकरी है उसको जितनी जगह मिलनी चाहिए उतनी जगह उसको देनी चाहिए। जो किसान भाई बकरी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले बकरियों की आवास व्यवस्था करनी होगी ताकि बकरियां उस बाड़े में मौसम के अनुसार रखी जा सकें। बाड़े के अंदर इस तरह का आप प्रबंध करें कि जो छपा हुआ बाड़ा है वो अगर 20 स्क्वायर फीट है तो खुला बाड़ा करीब करीब 40 स्क्वायर फीट अवश्य रखें, जिसमें आप पाएंगे कि 10 स्क्वायर फीट एरिया के गुणक में उसको आप उतनी ही बकरियों को रख सकते हैं। जहाँ तक जो छपाव वाला एरिया है, कवर एरिया है, उसमें ये ध्यान रखें कि सर्दियों में धूप भी मिलती रहे तथा गर्मी में उसे आप बहुत अच्छा वायु का संचालन भी होता रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि सर्दी में अगर ज़रूरत पड़े तो उस पर पर्दे या छप्पर भी लगाया जा सके। जो कवर एरिया है जो बकरी घर के अंदर,
तब उसमें आप ये ध्यान रखें कि 3 फीट जो उसकी दीवारें हैं, 3 फीट दीवारों के ऊपर जाली लगा दें, जिनको वेल्ड मैश बोलते हैं, और उस जाली को ऊपर छत तक लेकर जाएं। इस तरह से आप पाएंगे कि बकरियों के लिए ऐसे घरों में जो वायु का संचालन है वो बिल्कुल सही होता है और बकरियों को बिल्कुल आरामदायक घर मिलेगा। और इसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि 2 से 3 महीने बाद इसकी 4 इंच मिट्टी जो अब खाद बन चुकी है इसको उठा सकते हैं और साथ ही इसको किसी गड्ढे में डालेंगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद बन जाएगी। और यहाँ पर आप चाहें तो 3 से 4 इंच फिर से रेत या सूखी मिट्टी इसमें बिछा दें, जिससे अगले 2-3 महीने के लिए आपको फिर से सूखा जो फर्श है वो आपके बकरियों को मिलता रहेगा। और आप पाएंगे कि ऐसे घरों में जो बकरियां हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहेंगी, बकरे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, साथ ही इनमें जो दुर्गंध है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, बकरियों के लिए जो बाड़ा बनाया जाता है, ध्यान रखें कि उसका फर्श कच्चा रहे ताकि बकरियों के मूत्र को आसानी से सोख सके, जिससे बकरियों के रहने का स्थान हमेशा सूखा रहेगा। किसान भाइयों, जिन बाड़ों में आप बकरियों को रख रहे हैं उसमें ये ध्यान रखें कि पानी का बहुत अच्छा प्रबंध होना चाहिए, क्योंकि जब आप बकरियों को चरा कर लाएंगे तो वो 3-4-5 घंटे बाद जब आएंगी तो उनको पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। और साथ ही सारी बकरियां एकदम से जो पानी की खेली है उसके ऊपर आकर लगेंगी। और इस तरह से आप उसमें आप चाहें तो थोड़ा सा चूना, प्रति बकरी 100 ग्राम चूना प्रति महीने के हिसाब से इसमें डाल दें और डंडे से उसको हिला दें। आप पाएंगे कि ऐसे पानी में कभी कीड़े भी नहीं होंगे, साथ ही जो बकरियों को कुछ कैल्शियम भी मिल जाएगा और ये ऐसा पानी उनके स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा रहेगा। पानी की खेली की सप्ताह में एक बार अवश्य सफाई कर दें, साथ ही जितना पानी उसमें हो उसको बाहर निकाल दें और ताज़ा पानी ही बकरियों को पीने के लिए दें। इस तरह बनाए गए बाड़े में बकरियां स्वस्थ रहेंगी, जिस कारण से इनमें किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आएगी, जिससे रोगों पर होने वाले खर्च से भी आप बच सकते हैं और इनसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि संबंधित प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक श्याम प्रसाद ने। यह चना की फसल में लगने वाले कीट व रोगों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो श्याम प्रसाद जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, आप अपने चना की अच्छा उपज लेना चाहते हैं, रोग व्याधि और कीटों से बचाव करना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। उकठा रोग के कारण चने के पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं और ग्रसित पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी जड़ों पर गहरे भूरे फफूंद दिखाई देती है तथा उसके तने को फाड़कर देखने पर बीच में काली धारी दिखाई देती है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी होती है। तो इस रोग की प्रारंभिक अवस्था पर नियंत्रण करने के लिए रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसका भुरकाव करके सिंचाई कर देते हैं तो इस रोग को कम किया जा सकता है। अगर किसान बंधु को अपने चने के खेत में पिल्लू या दीमक दिखाई देता है, ये पौधों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से चने की फसल में जगह जगह पौधे कटे हुए मिलते हैं तथा खेत में पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन कम हो जाता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा की 2 मिली मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं तथा डब्बे में भरकर पेंदी में छेद करके सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है तथा कटुआ कीट और दीमक का नियंत्रण हो जाता है। तो इसका दवा आता है सेम क्लोरीपाइरीफॉस धूल, जो 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसको किसान जो है इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसान बंधु, अगर आपको देखने को मिले फली बेधक कीट जो आपको देखिए कि फली में लग जाता है, ये कीट शुरू में पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद फलियों में छेद करके अपने सिर को फलियों के अंदर डालकर दोनों को खाते हैं।
इस कीट के प्रकोप से चने का उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है। इसीलिए फली छेदक कीट का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। प्रारंभिक अवस्था में इस कीट से ग्रसित फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा प्रति हेक्टेयर खेत में 15 से 20 टी आकार की खूंटी लगा दे, जिस पर पक्षी बैठेंगे और कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। यदि फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके इस कीट का रोकथाम कर सकते हैं। तो इसको बचाव के लिए आप इंडोसल्फान 35 EC दवा को आप 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर दर से अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए किसान बंधु को 600 से 800 ml पानी में 1.5 लीटर दवा को घोल ले और प्रति हेक्टेयर की दर से इसको पूरे 800 लीटर पानी को छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जो है फली वेदक कीट है इससे बचाव कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर किसान बंधु ध्यान दे करके चने की खेती करते हैं तो निस्संदेह उनका अच्छा फसल प्राप्त होगा और चने का जो बीज होगा या उसका अनाज होगा वो अच्छी उपज मिलेगी। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि एवं इसकी उपयोगिता, रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव करते समय बरती जाने वाली सावधानियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatabihar@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज बिहार झारखंड, खबर ही जीवन है।